नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं राज्य कैबिनेट के पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल मतीन साहब सिद्दीकी साहब। हमारा जब मुद्दा ज़मीनी होता है तो हमें ज़मीन पर जाकर बातें करनी होती हैं। तो इस सिलसिले में मैंने पहले क्षेत्र में भ्रमण किया। क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद जनता के सवालों को लेकर मैं वहाँ के नेताओं के पास पहुँचा। तो इसी क्रम में मैं आज सर के साथ हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। सर, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का इस तरह से जाना पूरे उत्तराखंड के लिए एक क्षति है और लोगों का कहना है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इंदिरा हृदयेश जी और अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, निश्चित रूप से इंदिरा जी एक बड़ा नाम थी और ये बात सही है कि इस लेवल के नेता बहुत कम ही से होते हैं और इंदिरा जी का जाना जहाँ एक बार यह है कि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, तो वक्ती तौर पर तो लगता है कि ज़रूर कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बात तय है कि इस देश में बड़े बड़े नेता हुए हैं और सब लोगों का स्वर्गवास हुआ है। महात्मा गांधी हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए और तमाम बड़े लीडर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति सबकी हुई है। तो वक्त है, ये हम हर घाव भर देता है, तो निश्चित रूप से ये घाव जो मिला है इसकी भी पूर्ति होगी, ये भी भरा जाएगा। आगे आने वाले आगामी चुनाव, चाहे उपचुनाव कहें या 2021 के विधानसभा 2022 के चुनाव कहें, तो उनमें सर आपका नाम भी दावेदारी पे आ रहा है, तो आपकी किस तरह से तैयारी? नहीं, देखिए, जो आदमी राजनीति में रहेगा तो उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है और दावेदारी में निश्चित रूप से इंदिरा जी थी तब भी दावेदारी थी और आज नहीं है तब भी दावेदारी है। और हमने उसमें पहले भी कहा था कि हम लोग हल्द्वानी, किच्छा और जसपुर 3 सीटें इन्हें बताई थी कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहीं से भी टिकट देंगे, अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि हल्द्वानी ही चाहिए, किच्छा भी दे दें, जसपुर दे दें। तो 3 जगह से दावेदारी है जहाँ से ठीक समझे, उचित समझे कांग्रेस टिकट दे सकती है। आप लंबे समय से राजनीतिक अनुभव रखते हैं, पहले समाजवादी पार्टी से होते हुए आपका जो ये कारवा है ये कांग्रेस पार्टी पे आया और आप एक इस क्षेत्र के एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। तो 22 के चुनाव पे जो अभी आगामी चुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं सुमित हृदयेश का नाम भी आगे आ रहा है। क्या सुमित हृदयेश को टिकट मिलना इस समय पे सही रहेगा? देखिए, नाम आगे आना एक अलग बात है। अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, चाहे कुंजवाल साहब हैं या और जो भी लोग हैं, उन्होंने अगर उस बात का प्रस्ताव रखा है या उस बात की सहमति जताई है तो हम लोगों को उस पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि किसी की भी कोई भी विरासत होती है तो जनरली हर आदमी जानता है कि पहले परिवार पर जाती है। परिवार में कोई संभालने लायक ना हो तब दूसरे लोगों को उस तरफ देखना चाहिए। लेकिन अब ये जनता का भी बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि जनादेश पे ये लोग चुने जाते हैं। जनता किसे चाहती है? अगर जनता का यही एक सुर से बात करेंगे, सारी जनता कहेगी कि सुमित हृदयेश को लड़ना चाहिए, तो सब लोगों को उसे लड़ाना चाहिए। और जनता अगर भ्रम की स्थिति में है, वो अलग अलग नामों पर विचार करती है, तो उसमें बहुमत देख लेना चाहिए। जिसके लिए लोग ज़्यादा कहते हो उसे चुनाव लड़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने आपसे बताया कि वक्ती तौर का तो ठीक है, हर किसी को संपत्ति होती है कि भाई आज उनकी माताजी का निधन हुआ है, बड़ी नेता थी इस क्षेत्र की, तो लोगों का ये व्यक्तिगत है, संपत्ति मिलना स्वाभाविक है वक्ती तौर का। लेकिन आगे जो है, जो उनका कार्यकाल रहेगा, जो काम करने का ढंग रहेगा, उस पर उन्हें डिपेंड करेगा कि लोग कितना पसंद करते हैं और कितने लोगों की इच्छा है कि आगे सुमित हृदयेश आगे आए। सर, सुमित हृदयेश को टिकट मिलना यानी कि एक विरासत में चलना, परिवारवाद का चलना, क्या राजनीति में परिवारवाद का होना ठीक है? लेकिन मैंने पहले आपसे कहा कि जनता की आवाज़ पहले सुनी जानी चाहिए। अगर जनता चाहती है कि भाई सुमित हृदयेश को टिकट मिले तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और जनता अगर किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाती है या कोई भ्रम की स्थिति पैदा होती है, परसेंटेज उनकी कम दूसरों की ज़्यादा आती है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को दावेदारी मजबूत मानी जानी चाहिए और पार्टी को उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, हम जातीय समीकरण कहते हैं, एक सामुदायिक समीकरण कहते हैं, तो हल्द्वानी विधानसभा पे 30% लगभग मुस्लिम वोट्स हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है राजनीति में हल्द्वानी की सीट पे? नहीं, ये बात आपकी सही है कि 30% अगर मुस्लिम वोट है तो खाली मुस्लिम वोटों पर भी कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने पहले भी चुनाव लड़े हैं और ऐसा नहीं, पूरे शहर से हम लोगों को वोट मिलते थे और 2 बार बहुत करीब करीब से हम लोग चुनाव हारे हैं, एक विधानसभा और एक मेयर का चुनाव 2007 में और 2013 में। तो ऐसा नहीं कि खाली हम लोग मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, सारे समुदाय में। ये बात मैं इस बात के लिए और दावे से कह सकता हूँ कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम लीजिए, व्यक्तिगत एक आदमी भी
मेरी बुराई करता नहीं मिलेगा। बाकी तो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ लाछन लगते हैं, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है, जो प्यार यहाँ की जनता ने मुझे दिया है, निश्चित रूप से मुझे इस बात की उम्मीद है यहाँ की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, और शायद कोई व्यक्ति मेरी बुराई करता हुआ आपको मुश्किल से मिलेगा। तो सर 22 की दावेदारी हाईकमान को आपकी तरफ से मिलेगी? नहीं, निश्चित रूप से दावेदारी 22 की मजबूत दावेदारी है। और फिर वही बात मैंने आपसे कही कि अगर दावेदारी के बाद भी अगर टिकट कहीं से नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से फिर जनता की अदालत है। यहाँ की आवाम जो जैसा चाहेगी, अगर वो कहेगी भाई इन लोगों को चुनाव लड़ा दो तो इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, और जनता कहेगी मतीन भाई चुनाव लड़ो, तो निश्चित रूप से जनता की जैसी इच्छा होगी, निर्दलीय कहें, किसी अन्य दल से कहें, तो जो भी हमारे सहयोगी साथी हैं और आवाम है, उनका जो प्यार मुझे हमेशा मिला है और उनकी जैसी आवाज़ होगी उसी पर लब्बैक कहा जाएगा। इसी बात है, अगर कांग्रेस से टिकट मिलता है तो आप कांग्रेस से लड़ेंगे, नहीं तो आप निर्दलीय चुनाव मैदान पर उतरेंगे, लेकिन उतरेंगे ज़रूर? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको बताया जैसा कि जनता की आवाज़ पर है। अगर मेरे सहयोगी और जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो निश्चित रूप से कोई पार्टी टिकट दे न दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। धन्यवाद सर, जे न्यूज़ से इस तरह की बात कर रहे हैं। धन्यवाद भाई।